मैं हिंदी की क्लास अटेंड करके तेज चाल से यूनिवर्सिटी के विशाल बगीचे में सकड़ी उबड़ खाबड़ पगडंडी पर अपनी राह में चला जा रहा था। बगीचे के किनारे पर बनी क्यारी में शीतल बसंती पुरवैया में झूमते मदमस्त रंग रंगे बिरंगे पटुनिया, जीनिया, ल्यूपिन और बुरांस के रंग बिरंगे फूलों से लदे फदे महकते गमकते पेड़ पौधे ने एक दिलकश समा बांधा हुआ था। हवा में तैरती फूलों की मीठी मदमस्त सुगंध से तन मन प्रफुल्लित हो रहे थे। जेहन में अभी तक प्रोफेसर वर्मा की कामायनी की नायिका के दिव्य सौंदर्य की व्याख्या गूंज रही थी कि एकाएक किसी लड़की की जलतरंग की खनक भरी मीठी आवाज से चौंक कर मैंने जो आवाज की दिशा में नजरें उठाकर देखा, मेरे पांव धरती से चिपके रह गए। मेरे सामने मानो कामायनी की श्रद्धा अवतरित हो रही थी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में दूधिया संदली रंग, तीखे कटीले नयन नक्श की स्वामिनी स्वयं ही फूलों से लदी फदी एक डाली का आभास देती हुई एक अन्य लड़की से बतिया रही थी। मैं निरंतर उसकी ओर बढ़ रहा था, तभी एकाएक उस खूबसूरत लड़की ने अपने बगल खड़े विशाल बुरांस वृक्ष की शाखाओं पर सितारों से टंगे फूलों को तोड़ने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया ही था कि उसके चेहरे का अगला काला हिस्सा देख मैं आश्चर्य मिश्रित सदमे में जैसे सन्न रह गया। उस लड़की का दायां चेहरा काला था और बायां हिस्सा बेहद खूबसूरत था, मानो कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा। बहुत देर तक वह अद्भुत चेहरा मेरे जेहन में तैरता रहा। उस दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में उसी लड़की से किसी ने मेरा परिचय करवाया। यह कालिंदी, हमारी जूनियर। उस दिन हम सीनियर्स का प्रोग्राम बना, जूनियर्स की हल्की फुल्की रैगिंग करने का। सो हम यूनिवर्सिटी के बगीचे में कड़कड़ाती ठंड की गुनगुनी धूप में वहाँ लगी बेंच पर बैठ गए और एक एक कर जूनियर्स का परिचय लेते गए। उसमें कालिंदी भी शामिल थी। हम 5-6 बेहद करीबी दोस्त का ग्रुप था। हमने जूनियर्स को निर्देश दिया कि सब जूनियर्स एक लाइन में खड़े होकर अपने अपने स्वेटर, जैकेट और शॉल उतारकर ऊपर हाथ कर पूरे बगीचे का एक चक्कर लगा कर आओ। सभी हमारे निर्देशानुसार बगीचे का चक्कर लगाने लगे कि तभी मैंने देखा, कुछ देर चलने के बाद कालिंदी ने अपने हाथ नीचे कर दिए। हम शैतानों की टोली आनन फानन में उसके पास जा पहुंची और उससे हाथ नीचे करने की कैफियत मांगी। 5-6 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कड़कड़ाती ठंड और तेज हवा की वजह से उसकी आंख नाक से पानी बह रहा था। कुल मिलाकर उसकी दशा बेहद खराब थी। न जाने क्यों उसकी यह दशा देख मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद उन सब को वापस अपनी क्लास में जाने के लिए कह दिया। अगले ही दिन स्कूटी से यूनिवर्सिटी आते वक्त मैंने देखा, कालिंदी एक दवाई की दुकान में अकेली जा रही थी और उसकी आंख नाक से पिछले दिन की तरह पानी बह रहा था। मैंने तुरंत अपनी स्कूटी रोकी और उससे पूछा, कालिंदी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो क्या? वह कुछ नहीं बोली और उसने केमिस्ट के कुछ दवाइयाँ मांगी। तुम बीमार हो? नहीं, नहीं। तुम तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो ना? अपने साथ किसी और को क्यों नहीं लाई? मेरी रूममेट आजकल घर गई हुई है और किसी को मैं नहीं जानती, कहते हुए वह तनिक रुआसी सी हो आई। उसका लाल चेहरा और चढ़ी भारी आंखें देख मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे बहुत कुरेदने पर उसने बताया कि उसे ठंड से एलर्जी है और रैगिंग वाले दिन ठंड में बिना स्वेटर के बगीचे का राउंड लगाने की वजह से उसे पिछली रात से बहुत तेज बुखार आ गया था। उसकी बात सुनकर मैं गिल्टी फील करने लगा और अपने अपराध भाव से मुक्त होने के लिए मैंने उसे हॉस्टल के पास स्थित अपनी डॉक्टर मौसी के क्लिनिक ले जाकर उसे उनसे समुचित दवाइयाँ दिलवाई। बहरहाल वह लगभग एक पखवाड़े बीमार रही और बीमारी के उस दौर में हम दोनों की अमिट दोस्ती की बुनियादी पड़ी। उसे हर दूसरे तीसरे दिन अपनी डॉक्टर मौसी के घर ले जाते लाते हम दोनों अच्छे फ्रेंड बनते जा रहे थे। जैसे जैसे वक्त के साथ हमारी नज़दीकी बढ़ रही थी, उसके स्वभाव की सिवान परत दर परत मेरे सामने उभरती जा रही थी। मैंने गौर किया कि उसमें आत्मविश्वास की बेहद कमी थी। उसी ने मुझे बताया, बचपन से अपने चेहरे पर उस जन्मजात निशान की वजह से उसने अपने क्लास में जान पहचान वाले, यहाँ तक कि अपने पिता और भाई के मुंह से निरंतर व्यंग्यात्मक ताने उलाहने सुने थे, जिसकी वजह से वह उन्हें लेकर बेहद कॉन्शस हो गई थी। घर में भी उसी की वजह से उसे अपने भाई की अपेक्षा,
कमतर समझा जाता। मैं देखता जब भी कोई उसे पहली बार उसके चेहरे के दोनों हिस्से का विरोधाभासी रूप देखता, उसकी दृष्टि में अचरज, कौतूहल और करुणा का मिला-जुला भाव घुल जाता, जिससे वह बड़ी होते होते हंसी परिचित हो चुकी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप वह अपना चेहरा झुकाकर अपने खोल में सिमट जाती। कभी-कभी कुछ बड़बोले लोग उसे पहली बार देखकर उसे बेचारी का तमगा भी थमाने से नहीं चूकते, जिसके जवाब में वह उन्हें गुस्से से अपने करके अल्फाज में यह कहकर चुप कर देती, क्या मैंने आपकी राय मांगी? उसी ने मुझे बताया कि इस धब्बे की वजह से स्कूल से शुरू से उसे कुछ दादा टाइप बच्चे काली कलूटी कहने तक से बाज नहीं आते थे। बचपन से यह सब झेलते-झेलते उसमें अदम्य आक्रोश और क्रोध का भाव भर गया था और वह अंतर्मुखी एवं आत्म केंद्रित बन गई थी, लेकिन इतना सब झेल कर भी उसके स्वभाव की मृदुता बरकरार थी। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, मैं उसके मीठे स्वभाव और सहृदयता का कायल होता जा रहा था और उसके प्रति एक अबूझ खिंचाव महसूस करने लगा था। एक बार की बात है, मैं उसके साथ था और किसी बड़बोली लड़की ने उसके बर्थमार्क को देखकर कुछ अभद्र टिप्पणी की तो वह उसके जाने के बाद घंटों तक रोती रही। उस दिन उसे रोता देख मेरे मन में पहली बार तमन्ना जागी कि मैं उसे अपना बनाऊंगा, उसे दुनिया के फेंके पत्थरों से ढाल बनकर बचाऊंगा। इतने दिनों के साथ से न जाने कब मेरे अंतर्मन में उसके लिए प्यार का बिरवा फूट पड़ा था, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यूं फूट फूट कर रोता देख मैं उसे लाख समझाया, ऐसे लोगों के कमेंट से तुम क्यों दुखी हो रही हो जिनकी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मैं लोगों को की चीर फाड़ करती एक्सरे नज़रों से आजी जा चुकी हूँ। उनकी तरस खाती निगाहों में छिपी सहानुभूति से मन गुस्से से भर उठता है। अब लोगों की बातें सुनना मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। घर पर भी पापा हर समय मुझे सुनाते रहते हैं, इस काली माई से कौन शादी करेगा, इसका बोझ तो मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। बचपन में तो मैंने उसके मुंह से यहाँ तक सुना है, यह पैदा होते मर क्यों नहीं गई। भाई भी पिता की तरह मुझे हिराकत भरी निगाहों से देखता है। बस एक माँ है जो हर मोड़ पर मेरा साथ देती है। बचपन में जब पिता माँ को मेरी जैसी बेटी पैदा करने पर ताने देते थे तो माँ एकांत में मुझे अपने कलेजे से लगाकर मुझे अपनी प्रिंसेस बताती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की बदौलत। वह हमेशा मुझसे कहा करती, बेटा मन लगाकर पढ़ा कर, तेरी पढ़ाई ही तुझे तेरी उलझनों से तारेगी। उन्हीं की दी हुई हिम्मत की वजह से मैं यूनिवर्सिटी आ पाई। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें कितना दर्द दिया है, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारी हिम्मत भी तो बढ़ाई है ना। पापा और भाई की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो और खामखा दुखी होना बंद करो। अपने आप पर भरोसा रखो। हॉस्टल के रास्ते भर उसे लाख समझाने पर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। उसका यूं नॉन स्टॉप रोना देख मैं घबरा कर उसे सालू मौसी के क्लिनिक ले गया, यह सोचकर कि शायद वह उसे समझा सके। मुझसे मात्र 5 साल बड़ी सालू मौसी मेरी अभिन्न फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड थी। उन्होंने रोती कालिंदी से बस इतना कहा, अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो दुनिया ही तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेगी। सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो और फिर देखो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार ना करे तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड हैं जो तुम्हें कदम कदम पर सपोर्ट करते हैं। इतना सपोर्ट और प्यार करने वाली माँ है और तुम्हें आखिर क्या चाहिए। मौसी की बातें शायद उसकी समझ में आने लगी थी। वह धीमे धीमे सुबकियाँ भरते हुए आखिर में पूरी तरह से चुप हो गई। उस दिन उसे यूं दुख में रोते देख मुझे गहन पीड़ा हुई। बस आंसू नहीं निकले, हृदय जार जार रोया था। उस दिन बहुत तसल्ली से मैंने उसे प्रति अपनी फीलिंग्स का लेखा जोखा लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं उसे बेहद चाहने लगा था, शायद अपने आप से भी ज़्यादा। अब मैं उसके बिना नहीं रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर उसे अपनी सकारात्मकताओं पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करता। वह स्टेज शो की एक मंची हुई सूत्रधार थी जो विभिन्न कार्यक्रमों का बेहतरीन संचालन करती थी। यूनिवर्सिटी में सत्रारंभ से उसे लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। तभी यूनिवर्सिटी खत्म होते ही कुछ महीने में उसकी नौकरी ऑल इंडिया रेडियो में लग गई। जिस दिन उसने अपने आप को प्रथम लाइव कार्यक्रम का संचालन किया, वह बहुत नर्वस थी।
तब मैंने उसे समझाया कि उसे कार्यक्रम संचालन का इतना अनुभव है कि वह रेडियो स्टेशन पर भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। बस उसे अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। और सच में उसे अपने पहले लाइव प्रोग्राम में ही मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले सफल प्रोग्राम के बाद उसकी सफलता का जश्न मनाने उसने मुझे एक रेस्तरां में ट्रिप्ट दी और मुझसे कहा, माइक पर पहली कुछ पंक्ति बोलने के बाद मैं प्रवाह में आ गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैंने ही अपनी क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना था। मैंने ही खुद को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज जब मैंने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मुझे समझ आ गया कि सबसे पहले मुझे अपने आप को स्वीकारना होगा, तभी यह दुनिया मुझे स्वीकारेगी। आज के बाद कोई मुझे किसी भी दृष्टि से क्यों न देखे, मैं अपनी नज़रें नहीं झुकाऊंगी। थैंक यू सो मच माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी अपने आप से मुलाकात करवाने के लिए। अगले ही दिन वैलेंटाइन डे था। उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने का इससे बेहतर मौका मुझे और नहीं मिलता। मैं एक बढ़िया होटल में एक कमरा बुक कराया और उसे बहुत सुंदर ढंग से सजवाया। मैंने अपने और कालिंदी के कुछ करीबी दोस्तों को वहाँ आमंत्रित कर दिया। हम दोनों की खास फ्रेंड उसे लेकर होटल की उस कमरे में आई जहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके रूम में आते ही हमारे फ्रेंड्स ने उस पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश कर उसे वेलकम किया। वह विस्फारित नेत्रों से सब कुछ देख रही थी। मैंने तत्क्षण ही घुटनों पर बैठ उसे अपने हाथों में थमा सुर्ख लाल गुलाबों का बुके उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम जिंदगी के सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? यह सब क्या है? तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? तनिक अटकते हुए उसने मुझसे पूछा। तभी उसकी खास सहेली बोल पड़ी, कम ऑन कालिंदी, अब इतनी भी मासूम ना बनो। विराज तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें शिद्दत से पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। आज वैलेंटाइन डे है यार, भूल गई? तुम मुझे चाहते हो, पसंद करते हो। मुझे इस दाग के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? विराज कहते हुए हा हा कर हंसते हुए उसने मुझे एक जोर की धौल जमा दी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ यार। हम इतने साल से एक दूसरे को जानते हैं, करीबी दोस्त हैं। अब मैं इसे दोस्ती को प्यार के रिश्ते में बदलना चाहता हूँ, बस, और क्या। तभी मेरा एक फ्रेंड चिल्लाया, क्या यार कालिंदी, तुमने तो हमारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। अरे उसके हाथ से बुके तो ले लो, बेचारा कब से एक घुटने पर तपस्या कर रहा है। नहीं, नहीं, मैं यह बुके नहीं ले सकती, तुम सब पागल हो गए हो। फिर उसने मुझे कंधों से उठाया और बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, अभी सीरियस एडल्ट टॉक। तभी मेरा एक और फ्रेंड जोर से हंसते हुए बोला, क्या यार कालिंदी, तुम तो बड़ी स्पायल स्पॉट निकली, अच्छे खासे प्रपोजल की रेट पीट दी। तुमने तो वैलेंटाइन डे के बदले स्लैप डे मना दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर होटल की बिल्डिंग के बाहर के बड़े से लॉन के एक सूने कोने में जाकर मुझसे बोली, यह क्या मजाक था, वह भी इतने दोस्तों के सामने। तुम होश में तो हो? तुम मुझसे शादी करोगे मेरे इस दाग के साथ? बिल्कुल करूँगा कालिंदी, इसी दाग के साथ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शिद्दत से चाहने लगा हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, तुम मुझे नहीं चाह सकते। यह तुम नहीं, तुम्हारी सहानुभूति बोल रही है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमसे ही नहीं, किसी से भी नहीं करूँगी। नहीं कालिंदी, यह मेरी सहानुभूति नहीं, मेरा प्यार बोल रहा है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मेरी हर सांस बेमानी है। तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो। आज तुमने हाँ नहीं की तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। सच कह रहा हूँ। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। कहाँ तुम, कहाँ मैं। तुम हैंडसम, हाँ, तुम्हारी दुनिया कहेगी मैंने तुम्हें फंसा लिया। तुम्हारे घर वाले कतई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बस कालिंदी, अब बस भी करो। मैंने सालू मौसी से बात कर ली है, वह हमारे रिश्ते के फेवर में है। मैं 100% श्योर हूँ कि वह मम्मा पापा को हमारे रिश्ते के लिए पटा लेगी। कालिंदी प्लीज़ मान जाओ ना। ओह विराज, मैं क्या कहूँ। मेरी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल बेमेल लगेगी। जरा सोचो, शादी के बाद दिन रात मेरा यह काला चेहरा देख रोज 100 मौत मरोगे। कहते हुए उसकी आंखें से मोती लुढ़कने लगे और मैंने उन्हें चूमते हुए पास के गमलों से एक सुर्ख गुलाब की कली तोड़ उसे थमाते हुए कहा, आई लव यू विद माई हार्ट एंड सोल। वादा करता हूँ
अब कभी तुम्हारी इन आँखों में आँसू नहीं आने दूँगा, चलो अब तनिक मुस्कुरा दो। मैंने उसे थरथराते होठ पर एक मयूरपंखी स्नेह चिन्ह चर दिया। पूरी कायनात झूम उठी।